वाई सैनिक सिक्योरिटी को ले ले। मैंने तो लेटर लिख दिया था कि ले लो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ऊपर तो गोली चली, मेरे मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे समाज के अलावा, जिस बहुजन समाज में पैदा हुआ। तो क्या हम जानवर हैं? क्या हमारी कोई इच्छा नहीं? क्या हमारा कोई सपने नहीं? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम इस देश में गुलामी के लिए पैदा हो? नहीं। वो कह रहे हैं संविधान बचाना। किससे बचाना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब यहाँ मजबूत दावेदार है फिर भी आप अपने दावेदार लिया है, तो आपको सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टियों को मजबूत करना है ना। वो क्या बचा रहे हैं? नीट पे वो कहाँ थे? रोस्टर पे वो कहाँ थे? 2 अप्रैल पे वो कहाँ थे? जब गुरुग्रह टूटा गया वो कहाँ थे नेता? जब यहाँ सड़कों पे किसानों की लड़ाई लड़ी थी वो नेता कहाँ थे? जब पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई आई तो वो कहाँ थे? जब गरीब दलित की मूछें रखने बैठते होती है वो नेता कहाँ रहते हैं? जब घोड़ी बैठने बारात होगी तो वो नेता कहाँ होते हैं? ये कह के कि भाई मुकदमे लगते मुकदमे, और सरकार करे क्या? क्या मिठाई देगी हमें? क्या हमें भोजन देगी सरकार? अगर हमें जेल नहीं भेजेंगे, हमारी खाल नहीं उतरी, सरकार करे क्या जब हम उनका विरोध करेंगे? और मैं कह रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुकदमे तो मैं ही झेल रहा हूँ ना। इन नेताओं को तो किसी ने फूल की छठी भी नहीं भारी होगी। मेरी तो खाल उतार दी सरकार ने, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए, मेरे दांत तोड़ दिए, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है। सबकी लड़ाई एक गरीब के बेटे से है ना। सारे पैसे वाले लोग आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। 131 MP बने। बताओ, एक MP बताओ जिसको हमारी आंसू पे, हमारी दुख तकलीफ पे, जिसकी आंखों में दर्द हो, जिसको दिल में दर्द होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। इस वक्त हम नगीना में हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। बहुजनों की राजनीति, वो राजनीति जो इस देश के दलित पिछड़ों का भविष्य तय करती है, उस राजनीति की शुरुआत नगीना से होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अपने परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने जब आनंद राजनीति में उतरते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ आते हैं? आकाश आनंद अपने रैलियों की शुरुआत नगीना से करते हैं। उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। भैया, क्या लग रहा है, बहुजनों की राजनीति किस दिशा में जा रही है और क्या होगा नगीना में? देखो, बहुजनों की राजनीति को समझने के लिए हमें अपने महापुरुषों का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी लड़ाई लड़ी उसमें उनका परिवार उस लड़ाई में नहीं था। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। आज भी हम लोग, हम रिंकू, तमाम लोग जो काम करने वाले लोग देखते हैं, तो जब हम महसूस करते हैं महापुरुषों को तो हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं कि भाई उन्होंने अपने 4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान किए। अगर वो भी अपने बच्चों के बारे में सोचते तो शायद आज हमारे जिंदगी में इतना अच्छा जान लेते, ये कुर्ता नहीं आ पाता, ये शर्ट नहीं पहन पाते हम लोग इस देश में, क्योंकि इस देश में तो वो व्यवस्था थी ना जिसमें हमें तमाम तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया। तो बहुजनों की राजनीति ये है, इस देश में पैसे वाले लोग, राजा महाराजाओं के बेटे राज करते थे। फिर लोकतंत्र आया कि गरीब के बेटे भी, उनको भी अवसर मिलेंगे, उनको भी कुर्सी बैठने का अवसर मिलेगा। अमीरों ने वो अवसर भी छीन लिया। अब अमीर सोचते हैं वही राज करेंगे, गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। वोट डालने में देखो कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बाबा साहब ने। वोट डालने में एक पैसा खर्च नहीं होता, आप सारा काम सरकार करेगी, आपको जाकर सिर्फ बटन दबाना है। आप महसूस करो, इस लोकतंत्र में भी को भी पैसे से इतना तोल दिया गया, इतनी पैसा इसमें भर दिया गया कि मेरे जैसा एक गरीब मास्टर का बेटा, या जो मेरे भाई ये खड़े हैं भविष्य के जो हमारे नेता होंगे समाज के, उनमें से एक भी आदमी 95 लाख रुपए का मालिक नहीं होगा। जो, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हो आप लोग, तो यानी कि 95 लाख रुपए तो होने चाहिए ना, तभी तो खर्च करेंगे ना भाई। तो इसका मतलब हम में से किसी की हैसियत नहीं चुनाव लड़ ले। तो ये लोकतंत्र तो सबके लिए था कि इस लोकतंत्र में सबको मौका मिले, जिनको कभी मौका नहीं मिला उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन ये मौका भी हमसे छीनने के लिए पैसे वाले लोगों ने साजिश कर दी। बहुजन समाज तो आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर है और सामाजिक आधार पे, वो जातियों के आधार पे उसको रोज़ अपमानित होना पड़ता है। तो अभी तो ये लड़ाई अभी तो पटल पे ही नहीं चढ़ी। काशीराम साहब कहते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं, भारत में राजतंत्र है, धनतंत्र है। पैसे वाले लोग और वो जो राजा महाराजा थे उन्हीं के लोग जो हैं इस देश में राज सत्ता में बैठे हैं। लेकिन ये तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, युग बदल गया, चक्र बदल गया कि जो लोग हमें एक आंख देखा नहीं बहाते थे, सुहाते थे, वो आज हमारी गलियों में जाते हैं, ऐसे हमारे हाथ पकड़ते हैं, हमें भाई बताते हैं और हमारी माँओं के पैर छूते हैं, सर पे हाथ रखवाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये बताओ, इतनी पार्टियाँ रही, क्या बाबा साहब अम्बेडकर से पहले किसने हमारी मदद की? और आज भी मूछें रखने पे हमारी हत्या होती है, मटकी छूने पे हमारी हत्या होती है, घोड़ी पे बैठने पे हमें अपमानित किया जाता है, मंदिर में जाने में हमें अपमानित किया जाता है। तो बताओ, किसी को कोई तकलीफ होती है क्या? कि हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो कोई फीलिंग होगी क्या? जिस तरह किसान सुसाइड करता है, पढ़े लिखे नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, ये कितने नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, माँ बाप ने एक पैसा लगा दिया कि भाई ये कुछ रोजगार करेंगे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, माँओं के आंसू पोंछेंगे, घर को पक्का करेंगे। जो उन्होंने कमाया था वो सब हमारे ऊपर लगा दिया। और आज अगर इन देश में पुलिस की भर्ती आती है, पेपर लीक हो जाता है, दरोगा की भर्ती आती है, भ्रष्टाचार होता है, 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला जाता है, बीएड वालों का बिल्कुल शून्य कर दिया।
पटवारी सेक्रेटरी की भर्ती आज नहीं, हर साल 5-10 बच्चे नौकरी लग जाते थे विनीत, और आज एक सिंगल बच्चा नौकरी लग रहा है। और जब हम नौकरी लगेंगे, मजदूरी करते रहेंगे, तो पहले तो मजदूरी भी थी, अब तो मशीनें आ गई हैं। जो काम एक परिवार 10 दिन में करता तो मशीन 2 घंटे में कर देती। आगे तो मजदूरी भी नहीं, तो हम इस देश में रोजी रोजी तक रह जाएंगे। तो क्या हम जानवर हैं? क्या हमारी कोई इच्छा ही नहीं? क्या हमारा कोई सपने नहीं? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम इस देश में गुलामी के लिए पैदा हो? नहीं। बहुजन समाज का बहादुर नौजवान किसी भी कीमत पर गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। बाबा साहब ने कहा प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, तो हम इस भारत की तरक्की के लिए, इसको मजबूत बना के रखने के लिए और भारत के अपने गरीबों कमजोरों के स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ेंगे। सपा भी कह रही है कि हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। बसपा भी यही बात कह रही है। उस दिन मंच से भी आकाश आनंद यही बोले, आप भी यही कह रहे हैं। जनता किसकी ओर जाएगी? किस पे भरोसा करेगी? कौन संविधान बचाने वाला है? जनता सब देख रही, कह कौन रहा है और कर कौन रहा है। जब इस देश में करने की बात है तो ऐसे नौजवान से पूछो जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में लाठियाँ खाई। किसी नेता को लाठी पड़ी थी क्या? कोई नेता जेल गया था कि बताओ? 2 अप्रैल 2018 में समाज के लिए बलिदान देने वाले ये बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। 17 नौजवानों ने शहादत दी। जब दिल्ली में गुरुगढ़ तोड़ा गया, बिजनौर के लोगों ने इतना बड़ा उसमें पार्टिसिपेट किया कि केंद्र सरकार को झुका दिया, सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया। वो कह रहे हैं संविधान बचाना। किससे बचाना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब यहाँ मजबूत दावेदार है, फिर भी आप अपने दावेदार लिया है, तो आपको सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टियों को मजबूत करना है ना। इंडिया अलायंस कह रहा था कि भाई जो भी जिस सीट पे मजबूत दावेदार होगा उसको हम मदद करके भाजपा को रोकने का काम करें। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? किसको रोक रहे हो? देखो, मैं तो भाजपा से लड़ रहा हूँ। 40 मेरी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा मुकदमे भाजपा ने मेरे ऊपर लगाया। गोली 4 मेरे ऊपर चली। आज भी मेरे मुकदमे के 4 आरोपी तो जेल में बंद हैं, बाकी बाहर हैं। ये सब भाजपा के लोगों ने दिया। हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी। हमें हर एजुकेशन में जो है ना अवसर मिलते थे जीरो बैलेंस में, वो सब खत्म कर दिए। आरक्षण को इस तरह से, जब सरकारी नौकरियाँ रहेंगी, सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी, आरक्षण का क्या फायदा? कहाँ बचेगा आरक्षण? तो सब कुछ खत्म हो रहा है। वो क्या बचा रहे हैं? नीट पे वो कहाँ थे? रोस्टर पे वो कहाँ थे? 2 अप्रैल पे वो कहाँ थे? जब गुरुगढ़ टूटा गया वो कहाँ थे नेता? जब यहाँ सड़कों पे किसानों की लड़ाई लड़ी थी वो नेता कहाँ थे? जब पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई आई तो वो कहाँ थे? जब गरीब दलित की मूछें रखने बैठते होती है वो नेता कहाँ रहते हैं? जब घोड़ी बैठने बारात होगी तो वो नेता कहाँ होते हैं? जब मटकी छूने पे 6 साल के, आज भी इस भारत में 6 साल के बच्चे की पीट के हत्या करे तो वो नेता कहाँ होते हैं? वो नेता अपने कमरों में होते हैं और चुनाव के समय निकल के आते हैं, और चुनाव के बाद फिर वो 5 साल हमें दिखाई नहीं देते, फिर चुनाव में आते हैं। वो कहीं भी रहे, लेकिन वो कहते ये हैं, वो भले ही गायब हों, जमीन पे नहीं आते, पर वो मन से कह रहे थे। इशारों में, डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला, इशारों में बोले कि एक नेता है, युवा नेता, वो हमारे युवाओं को भटकाकर उन पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। जब इस देश में कुछ बचेगा ही नहीं, आप भी तो कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं तो युवा क्या करेगा? इस संविधान को बचाने के लिए तो लड़ रहे हैं युवा। याद करो आज़ादी के दिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने और उनके साथियों ने बलिदान दिया, तब जाके आज़ादी। और आज आप क्या कह रहे हैं? आप महसूस करो खुद ही। आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस, अगर आप अपने हक अधिकारों को लड़ने जाओगे तो पुलिस लाठी ही मारेगी। अगर 2 अप्रैल को ये नौजवान नहीं खड़ा होता तो SC/ST एक्ट नहीं बचता, और अगर ये खड़ा हुआ तो इनको 17 लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। उनकी कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हो ये कह के कि भाई मुकदमे लगते मुकदमे, और सरकार करे क्या? क्या मिठाई देगी हमें? क्या हमें भोजन देगी सरकार? अगर हमें जेल नहीं भेजेंगे, हमारी खाल नहीं उतरी, सरकार करे क्या जब हम उनका विरोध करेंगे? और मैं कह रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुकदमे तो मैं ही झेल रहा हूँ ना। इन नेताओं को तो किसी ने फूल की छठी भी नहीं मारी होगी। मेरी तो खाल उतार दी सरकार ने, मेरे पैरों के नखून खींच लिए, मेरे दांत तोड़ दिए, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है, कोई मेरा जितनी मेरे शरीर में हड्डी नहीं उससे ज़्यादा मुझे लाठी एक बार में पड़ी है। 16 महीने मैंने 10/6 कोठरी में रात बिताई हैं, जेलें काटी हैं, दिल्ली में 2 बार तिहाड़ काटी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमारे समाज का मनोबल गिरा रहे हैं। काशीराम साहब जेल नहीं गए क्या? क्या बहन जी खुद ही जेल नहीं गए क्या? कौन नहीं जेल गया? लेकिन आज आप ये चाहते हैं कि भाजपा को वॉकओवर दे दे, कि भाजपा आराम से आगे बढ़ के और देश के संविधान को ख़त्म कर दे। याद रखना, जब तक भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान और बहुजन समाज के बहादुर योद्धा जिंदा है, संविधान को छूने नहीं देंगे, किसी को बिल्कुल नहीं छूने देंगे। और संविधान की तरफ कोई आंख उठाएगा तो अभी लड़ रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, वरना कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेंगे, बिल्कुल किसी की मदद पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बलिदान हो जाए। तो इस बार नगीना क्या तय करने वाला है? बहुजन समाज पार्टी का जो कुछ है, मतलब जिस तरीके का उनका वोट बैंक है, जिस तरीके का वोट बेस है, दलितों का वोट ज़्यादातर उनके पास है, और पिछड़ों के भी ठीक ठाक वोट, अति पिछड़ों के वोट उनके पास से अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बार अगर नगीना में चंद्रशेखर जीत जाते हैं तो बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा सितारा आप बनने जा रहे हैं? देखो, पहली तो ये बात समझ लो कि ये वोट बैंक है नहीं, अभी ख़त्म हो गया वोट बैंक। ये कब तक वोट बैंक बना रहेगा? ये 1 महीना चुनाव के बाद 4 साल 11 महीने भी यही रहता है। तब इस वोट बैंक की तरफ भी देखना चाहिए कि ये पढ़े लिखे नौजवान किस तरह से मजबूर हो रहे हैं। माँ बहनों को घास ला के खेतों में से किस तरह से हमारे परिवार को पालना पड़ रहा है। दूध बेच बेच के हमारी माएँ हमें पालती हैं।
किस तरह से भट्टे पे हमारे लोग काम करते हैं, किस तरह कोल्हू में हमारे लोग काम करते हैं, किस तरह हम लोग सामाजिक अपमान सहते हैं। 4 साल 11 महीने भी हमें हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, सबकी लड़ाई एक गरीब के बेटे से है ना। सारे पैसे वाले लोग आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। 131 MP बने, बताओ एक MP बताओ जिसको हमारी आंसू पे, हमारी दुख तकलीफ पे, जिसकी आंखों में दर्द हो, जिसके दिल में दर्द होता। हमारी लाशों पे हंसने वाले लोगों को जनता इस बार जवाब देगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, ख़त्म हुआ वोट बैंक, अब कोई वोट बैंक नहीं, अब जनता सब देख रही है। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब होता तो लाखों नौजवानों की उम्मीदें बढ़ेगी, वो गांव में प्रधान भी बनेंगे। अब तो सोचते पैसे वाले ही राज कर सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं, फिर उनके अंदर भी इच्छा पैदा होगी। जब हमारा गरीब भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है तो वो विधायक भी बनेंगे, वो जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, प्रमुख भी बनेंगे, BDC बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे। उनके मन में भी इच्छा पैदा होंगी, वो MLC बनेंगे कि भाई हमें भी काम करना चाहिए, और समाज उनका भी सहयोग करेगा जैसे समाज ने मेरा सहयोग किया। आखिरी सवाल है मेरा, क्षेत्र में हम लोग जमीन पर घूम रहे थे, 1 मिनट बस भाई, 1 मिनट लूंगा। क्षेत्र में जमीन पर लगातार लोग ये माहौल बना रहे हैं कि आपको वाइस रेडी की सिक्योरिटी मिली है। वो सिक्योरिटी के नाम पर, आपके नाम पर धब्बे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ, आपका भाजपा की तरफ तो इस वाइस सिक्योरिटी की, वाइस सैनिक सिक्योरिटी को ले ले। मैंने तो लेटर लिख दिया था कि ले लो, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे ऊपर तो गोली चली, मेरे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मेरे समाज के अलावा, जिस बहुजन समाज में पैदा हुआ। किसी नेता ने एक शब्द बोला जब मेरे पर गोली चली, अगर एक जरा सी गोली इधर हो जाती तो मेरा पेट फाड़ के 315 गोली निकले, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहता है मैं कल का मरता आज मर जाऊँ, मेरी सुरक्षा से उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, देश के सारे नेता सुरक्षा छोड़ दें, मैं तो चाहता हूँ छोड़ दें। पता लग जाएगा जनता के बीच में जाके जैसे कर्म आपने किए। और मुझे तो इसलिए मार देना चाहती है सरकार कि ये मुखर आवाज़ ताकतवर ना हो और कल ये सरकार का सामना ना करे, ये अपने लोगों की आवाज़ ना उठाए, इसलिए तो मारना चाहती। मैंने किसी अमीर की ज़मीन छीनी है क्या? जितने मुकदमे, एक भी मेरा अपना नहीं है, सारे समाज की लड़ाई लड़ते हुए। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा समाज मेरी सुरक्षा करेगा। मेरे पास मेरे बहादुर कंधे हैं जो मेरी सुरक्षा भी करेंगे और वो जो समाज की सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, चलो मत, डरो मत। एक नया सूर्य नगीना निकलेगा और पूरे देश को रोशनी देगा। हर गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि यार नगीना में वो सूर्य उगेगा जो आगे बहुजन राजनीति को रोशनी देगा। ये बड़ा सवाल है, ये भीड़ है जो इनके पीछे चल रही है। ये हमारे साथ चंद्रशेखर जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुजन राजनीति को एक नई दिशा नगीना से मिलने वाली है। इस सीट पर कौन जीतेगा, ये बहुजन राजनीति का भविष्य तय करेगा। बाकी बने हमारे साथ, हमारी चुनाव यात्रा में हम आपको बाकी जगहों के भी दौरे कराते रहेंगे, ज़मीनी सच्चाइयों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।